मैं भगत सिंह मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आपको 1% फॉर्मूला की बुक समरी लेसन 1 यह परिवर्तन का समय है के बारे में बताने वाला हूँ। शाम शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। गलियारे में देखते हुए वह मुस्कुराया और उसने अपनी एक सहकर्मी से हाथ हिलाकर विदा ली जो दरवाजे की तरफ जा रही थी। ऐसे लोगों का आसपास रहना बेहतरीन था जिनके साथ वह मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था। उसकी नज़रें उस पुरस्कार की ओर गईं जिसे उसने कुछ समय पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी पुरस्कारों के नज़दीक टांगा था। उसने याद किया कि हर पुरस्कार मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपने डेस्क पर अपने परिवार की फ़ोटो देखे और कैन को वैवाहिक जीवन बेहतरीन था। एक बेहतरीन महिला के साथ वह एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मज़े करते थे और जब ज़िंदगी में मुश्किलें आती थीं तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर कैन को सबसे ज़्यादा गर्व था और उसके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी। लगभग हमेशा आखिर में वे बच्चे थे। कैन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस ली। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था, लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले कैन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट मिट गई। वह उसकी पत्नी ज़्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उद्दंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी नौकरी में कैन नाखुश था। उसे अपनी नौकरी जोखिम में नज़र आती थी और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इसे बुरे हाल से कैसे पहुंचा। बस एक दिन उसने खुद को वहां पाया। अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वह वहाँ कैसे पहुँचे। कुछ तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहाँ थे। कैन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिन लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी भी ज़्यादा हासिल करना, ज़्यादा बनाना संभव है। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई जब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह कैन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफ़ी हराया था। इसलिए उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी, लेकिन अपने बेटे के खेल देखने पर
उसे हमेशा गर्व महसूस होता था। वैसे उस दिन वह थोड़ी उधेड़बुन में था और उतने ही उत्साह से समर्थन नज़दीक कर रहा था जितना कि अमूमन करता था। नौकरी में उसका सप्ताह हमेशा जितना ही मुश्किल रहा था और उसके दिमाग में बार बार वही चिंताएं और समस्याएं घूम रही थीं। जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अवाक की उत्साहवर्धन आवाज़ें बहुत बढ़िया, शाबाश, ज़्यादा तेज, ज़्यादा रोमांचित होती जा रही थीं। स्कोर बराबरी पर था। गेंद जैक की टीम के पास थी और यह गोल के करीब पहुंच चुकी थी। केन ने देखा कि इस मैच में उसके बेटे की टीम ने गेंद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखा था। कुछ तो था जो पहले साल से अलग लग रहा था। जैक की टीम ज़्यादा एकाग्र थी और कोच के निर्देशों का ज़्यादा अच्छी तरह पालन कर रही थी। वे लोग ज़्यादा एकजुट खेल रहे थे, प्रबल टीम भावना से खेल रहे थे। हालांकि वे अब भी बच्चे थे। कई बार तो वे मैदान में इधर से उधर जाते और गेंद के चारों ओर झुंड बनाते अमीबा जैसे लगते थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वे पहले से ज़्यादा फुर्तीले और पहले से ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे। जैक की टीम में कोई खास बदलाव नहीं था। उसमें अब भी आस पड़ोस के वही बच्चे थे जिनके साथ वह कुछ सालों से खेल रहा था। बेशक वे सब एक साल बड़े हो गए थे, लेकिन दूसरी टीम के लड़के भी एक साल बड़े हो गए थे। कैन ने दूसरी टीम पर निगाह डाली और देखा कि उसमें भी कमोवेश वही लड़के खेल रहे थे जो पिछले साल थे। दूसरी टीम का कोच अब भी वही था जो मैदान पर विपरीत छोर पर खड़ा था। बेशक उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जो कैन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह निश्चित रूप से वही कोच था। कैन ने याद करने की कोशिश की कि क्या जैक ने उसे बताया था कि उनकी टीम में कोई नया कोच आया है। उसे याद नहीं आया। उसने एक पल के लिए मैदान से दूर देखा। वहाँ निश्चित रूप से यह कोच जिम ही थे जो मैदान के बाहर बैठे थे, जो वे हमेशा रहते थे। फिर कैन ने दूसरी निगाह डालने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया। ये जिम ही थे, लेकिन कुछ बदले बदले लग रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे ज़्यादा प्रेरित, ज़्यादा एकाग्र नज़र आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था, उनके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नज़र आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। फिर अचानक मैच के अलावा हर चीज़ में कैन के दिमाग में से काफूर हो गई। वह दूसरे अभिभावकों साथ उछलकर खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा और उत्साहवर्धन आवाज़ें निकालने लगा। जब जैक ने अपनी टीम के साथी के पास दिया जो सही स्थिति में आया और उसने गोल कर दिया। जैक की टीम ने मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर कैन और बाकी अभिवादक टीम को बधाई देने लगे। उन्होंने दूसरी टीम के साहस और प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा भी की। विजय के उल्लास में काफ़ी शोर शराबे वाला माहौल था। जूस बॉक्स और कुकीज़ थमाने का दौर शुरू हो गया था। इस दौरान केन की नज़रें कोच जिम की नज़रों से मिली। वह उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास गया। कोच, बधाई और धन्यवाद। मेरा बेटा जैक तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है। बाकी सभी लड़के भी
ईमानदारी से कहूँ तो सुधार आश्चर्यजनक है, केन ने कहा। कोच जिम हल्के से मुस्कुराए और बोले, लड़के आज यकीनन बहुत बढ़िया खेले। उन्होंने जमकर अभ्यास किया और अपना सब कुछ झोंक दिया। मुझे उन पर बहुत नाज है। मुझे भी नाज है, केन ने कहा। फिर भी वह जैक की ओर मुड़ा, जो उसी समय अपनी टीम के साथियों से पल भर के लिए अलग हुआ था। केन ने झुककर उसे गले गले लगाते हुए कहा, वाह वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। उसके बाद जैक तुरंत ही दौड़कर अपनी टीम के साथियों के साथ जश्न मनाने चला गया। आपका रहस्य क्या क्या है कोच? ओह, जिम ने कहा। मुझे लग रहा था कि आप मुझसे ऐसी ही कोई चीज़ पूछने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि आपके दिमाग में कोई न कोई उधेड़बुन चल रही है। ऐसा लगता है जैसे इस साल कोई चीज़ अलग है। मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या है, लेकिन टीम वे सभी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जिम ने कहा, धन्यवाद। वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे सिर्फ यही बात नहीं है। केन एक पल के लिए ठहरा और फिर कोच से नज़रें मिलाते हुए बोला, देखिए, मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानोगे, लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिखते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, जिम ने कहा, और वे खुलकर मुस्कुरा रहे थे। कैन, आपकी बात सही है। मैं पिछले साल इस वक्त जैसा था, उससे अब मैं एक अलग इंसान हूँ। जिम ने मुड़कर भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, आपके पास बातचीत करने के लिए 1 मिनट का समय है। कैन, मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पर हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं रास्ते में जो सीखा उसमें आपकी रुचि होगी। थोड़ा चकराने ते हुए कैन किस ने सिर हिलाया और कोच के पीछे चल दिया, जो अपनी टीम के एक लड़के से जश्न के अंदर में हाथ टकराने के लिए पल भर रुके और दूसरे अभिभावक से हाथ मिलाने के लिए भी। जब भी भीड़ से दूर जाकर बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर यह कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी ज़िंदगी में के साथ ज़्यादा कर सकता था। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे हमेशा उपलब्धि का बेहतरीन एहसास मिलता था। इसलिए मैंने मन में सोचा कि मैं यही शुरुआत करूँगा। मैं इन बच्चों की मदद करूँगा ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकें। मेरे हिसाब से मुझे पहली बात तो यह सीखनी थी कि कौन सी चीज़ है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को काफ़ी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक्स उत्कृष्टता का परम इम्तिहान है। ओलंपिक खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर मैं शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के बीच में फ़र्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? कैन ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वे सब शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड में ही दौड़ खत्म हो जाती है। मुझे वह रोमांच याद है जब मैं टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक में पुरुषों की स्काइंग टीवी पर देख रहा था, क्योंकि यह कांटे की टक्कर का मामला था। जिम ने आगे कहा, इसलिए मैं पलटकर परिणाम को देखा। कैन, पहले और चौथे स्थान के बीच का फर्क यानी
कि स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का फर्क सिर्फ 1.08 सेकंड या 0.9% था। हैरानी में कैन के मुंह से सीटी की आवाज़ निकल गई। कोच जिम ने आगे कहा, देखिए, इससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया। ओलंपिक के उन खेलों के परिणाम का विश्लेषण करने लगा जिनमें गति, दूरी या वजन का वस्तुपरक पैमाना लागू किया जा सकता था। मैं देर रात तक गणनाएं करता रहता था कि कौन सी चीज़ है जो पदक विजेताओं को काफ़ी लोगों से आगे करती है। जाहिर है मेरी पत्नी पगला गई जब तक कि मैंने उसे वह नहीं बताया जो मैंने सीखा था। वह एक शिक्षिका है, इसलिए वह सोचती थी कि वह उत्कृष्टता को नापने के बारे में सब कुछ जानती है। देखिए, मैंने जो खोजा उससे उसके होश उड़ गए। कैन ने अपनी भौहें उठाईं और उम्मीद के आगे झुक गया। कैन, चाहे यह तैराकी हो, एथलेटिक्स हो या चाहे जो प्रतिस्पर्धा हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे पदक पर आने वाले के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। कई बार यह थोड़ा ज़्यादा होता है। साल्ट लेक सिटी में 2002 के विंटर ओलंपिक में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इनमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर आया। लगभग 2.9% का फर्क था। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी बिंदु पर गिरी थीं। गिरने के बावजूद स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स पीछे चल रहे थे। वे 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई। वे अपने आगे चल रहे सर्बिया की मेलोरेडा कैविक के बीच के 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए। कैन ने सिर हिलाया। उसे वह बहुत तनावपूर्ण और रोमांचक अंतिम पल याद था। ऐसा नजर आ रहा था कि कैविक ने फेल्प्स के पहले दीवार छू ली थी। जब फेल्प्स के आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की तो वे भी यही सोच रहे थे कि जीत कैविक की ही हुई है। लेकिन बाद में यह पता चला कि उस आधे स्ट्रोक में फेल्प्स की ज़्यादा तेज़ी से दीवार तक पहुंचा दिया था। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि कैविक 50.59 सेकंड में पहुंचे थे। जरा एक मिनट ठहरें, कैन के मन ही मन हिसाब लगाया। फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपक सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फासला सिर्फ 0.002% था। स्वर्ण पदक का कोई
पदक नहीं से अलग करने वाला फासला कितना था? जिम ने पूछा। देखिए, जो तैराक चौथे स्थान पर आया था वह फिलिप्स के 0.15 सेकंड के बाद आया था, यानी 1% का ठीक एक तिहाई। केन ने एक और उदाहरण के बारे में सोचा। क्या आपने बीजिंग में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ देखी थी? मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी नज़रों में यह बिल्कुल बराबरी की लग रही थी। मैंने उसका भी अध्ययन किया है, जिम ने जवाब दिया। आप जानते हैं, पहले और सातवें स्थान वाली धावकों के बीच कितना अंतर था? यह 1 सेकंड का 18/100 था। इससे हम यह आधारभूत संदेश सीख सकते हैं कि जब आप औसत निकालते हैं तो साधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। 1%, बस इतने ही की जरूरत होती है। कैन ने पूछा। उसे एक पल के लिए अपने भीतर वह छोटी चिंगारी सुलगती हुई महसूस हुई। यकीन नहीं होता कि यह इतना शक्तिशाली है, वह बोला। फिर वह जब उसकी निगाह कीचड़ और घास से सने बच्चों पर गई तो उसे अपनी मुस्कुराहट रोकनी पड़ी। कोच, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जल्दी ही ओलंपिक में जाने की योजना बना रहे हैं? यह कटाक्ष से जिम जरा भी विचलित नहीं हुए। कैन, आप कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। मैं भी कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। ये बच्चे भी शायद कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। हम लोग शायद ओलंपिक खिलाड़ी या अगले बिल गेट्स, वेन ग्रेट्ज़की, ओपरा, वॉरेन बाफे, बॉबी फिशर, लेब्रॉन जेम्स या मेजर बनने नहीं जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए असल मुद्दा यह है कि इस 1% हमारे लिए क्या महत्व है। मैं जानता था कि चाहे जो कर लूँ, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतरीन कभी नहीं बन सकती, लेकिन 1%, हम सभी सेकंडों चीज़ों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। आप इस बारे में वाकई गंभीर हैं, है ना? कैन ने कहा। उसे अचानक कोच की ओलंपिक आकांक्षाओं के बारे में अपनी छिछोरी टिप्पणी और अफसोस होने लगा। जब मैंने 1% के फॉर्मूले का रहस्य खोज लिया तो मेरे सामने नई संभावनाएं का एक पूरा संसार खुल गया। इस बारे में सोचा। मैंने फैसला किया कि मैं इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, संप्रेषण, लगन, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताएं और जीवन संबंधी सभी तरह की योग्यताओं में 1% बेहतर बनने का प्रशिक्षण दूंगा। और मैं सोचता हूँ कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया कि यह कारगर था। कल्पना करें कि 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है, बशर्ते वह सिर्फ 1% बेहतर बनने का समर्पण कर दे। हम सभी सेकंडों चीज़ों में नंबर 1% बेहतर बन सकते हैं। मैं नहीं जानता कोच, मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ों में तो 1% बेहतर बनने में भी बहुत सारा प्रयास लगता है, लेकिन इसके
बावजूद आपके पास कोई गारंटी नहीं होती कि आप अव्वल ही आएंगे। कैन ने लोग सिर्फ स्वर्ण पदक जीतने वालों को ही याद रखते हैं, है ना? उसने आह भरी। कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते तो ज़्यादा कड़ी कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं होती है। आपके लिए मेरे पास और उत्कृष्टता उत्कृष्ट खेल मिसाल है, कैन। जिम ने कहा। मुझे पता है आपके पास होगी, कैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ से 1990 तक पीछे जा रहा हूँ। न्यूजीलैंड में आयोजित एक आयरनमैन प्रतिस्पर्धा में इसमें 2.4 मील की तैराकी, 112 मील की साइकिल दौड़ और 26 मील की दौड़ होती है। आप सोचेंगे कि कई प्रतिस्पर्धियों के बीच घंटों का नहीं तो कम से कम कुछ मिनटों का तो अंतर होगा। मेरे मामले में तो दिनों का भी हो सकता है, कैन ने मजाक किया। देखिए, केवल 1 सेकंड का अंतर था। फिनलैंड के धावक पॉली किवारो दूसरे स्थान पर आने वाले अमेरिका धावक कैन ग्ला से सिर्फ 1 सेकंड आगे रहे। यहाँ सचमुच दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धा के जज्बे की वजह से ग्ला अब भी यह मानते हैं कि यह दूसरा स्थान उनके खेल कैरियर के सबसे यशस्वी पलों में से एक था। मेरा अनुभव यह है कि प्रतिस्पर्धा की भावना और यह यात्रा अक्सर हार और जीत की धारणा से बड़ी होती है। हो सकता है कि आप सारे समय न जीतें, लेकिन अगर आप आज बीते कल से बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहें तो आपके पास हर समय विजेता का दिल रह सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहाँ भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। जिम ने कैन को एक पल दिया ताकि बात उसके दिमाग में घुस जाए और फिर आगे बोले। क्या आपको ओलंपिक का आदर्श वाक्य याद है? कैन ने अपना सिर हिलाया और कोच ने अपने खुद के सवाल का जवाब दिया। यह सिटियस किटियस अल्टियस फोर्टियस। ओह, मेरी लैटिन जरा कमज़ोर है। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहाँ है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली। गौर करें, इसे इस तरह नहीं कहता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। यह कहता है सबसे ज़्यादा, ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब है कि हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना है। लेकिन कैन उठकर खड़ा हो गया और बेंच के सामने चहलकदमी करने लगा। वह अब इतना उत्तेजित महसूस कर रहा था कि स्थिति बैठने के कोई सवाल ही नहीं था। उसका दिमाग दौड़ रहा था कि वह इस 1% के फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने जीवन में किन तरीकों से कर सकता है। वह अचानक रुका और जिम की ओर मुड़ा। क्या यह फॉर्मूला करियर पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है।
हो सकता है कि आप सेल्स प्रतिनिधि हों या मार्केटिंग करते हों या शायद मैनेजर हों। ठीक है, आप कभी भी किसी अन्य सेल्स प्रतिस्पर्धी, मार्केटिंग वाले व्यक्ति या मैनेजर से 100% आगे नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल आप इसकी कोशिश में ही हताश हो जाएंगे, लेकिन आप खुद जिस तरह काम करते हैं उसके सैकड़ों पहलुओं में 1% बेहतर बन सकते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, 1% से ही आपके एक असंदिग्ध लाभ मिल जाता है। तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी कैरियर के लिए सच है। रिटेल, आईटी, फाइनेंस, आपके जीवन में हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनना चाहते हैं। मैंने देखा कि इसकी मदद से लोगों ने अपनी गोल्फ स्विंग और सैक्सोफोन वादक को बेहतर बनाया है, वजन कम किया, फिट हुआ है, यहाँ तक कि आपने पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया है। केन की आंखों का भाव देखते हुए कोच ने धीरे से जोड़ा, कम से कम इस मामले में हर व्यक्ति इससे फ़ायदा उठा सकता है। फुटबॉल देखने आए दर्शकों की भीड़ कम होने लगी। पार्किंग में कारों के दरवाजे बंद हो रहे थे और बच्चों की चिल्लाहटें भी धीमी हो रही थीं। चलें, हम अपनी कार तक चलते चलते इस बारे में कुछ और बात करते हैं, जिम ने कहा। चलते समय केन ने पूछा, ठीक है, तो आपने यह पता लगा लिया है कि आपको टीम को 1% बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना सरल तो नहीं रहा होगा। आपको यह कैसे पता चला कि शुरू कहाँ से करना है? मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इस दिशा में, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। इसके बाद एक दिन मैं अपने एक मित्र से बातचीत कर रहा था, तो शीर्ष सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। अगर ओलंपिक में बेचने की प्रतिस्पर्धा होती है तो स्वर्ण पदक उसी को मिलता है। मैंने उसे अपना विचार बताया और उससे पूछा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि वह अपने काम में इतना ज़्यादा सफल है। जिम ने जानबूझकर केन से नज़रें मिलाईं। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि जिम, अब समय आ गया है। केन ने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो केवल चंद लोग ही जानते हैं, क्योंकि मुझे यह एहसास हो रहा है कि आपके लिए भी यह समय आ गया है। मेरे उस मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय समूह से कराया, जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी जिंदगी लगा दी है। उसने मिलकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे हैं जिससे मैंने ओलंपिक परिणामों के शीर्ष में खोजा था। उन्होंने ओलंपिक के रिकॉर्ड्स नहीं देखे थे, जिनसे पता चलता था कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सामान्य प्रदर्शन के बीच केवल 1% का अंतर होता है, लेकिन उन्होंने इतना समय लिया था कि वह बहुत छोटा अंतर होता है। अपने सहज बोध और अनुभव से वे
पहले ही जान चुके थे कि सफलता पाने का तरीका यही है कि आप लगातार छोटे लक्ष्यबद्ध सुधार करते रहें। इसलिए जब मैंने आकर अपने आंकड़े बताए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पहले का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। जल्दी हमने उत्कृष्टता बनने की नीति को एक नाम दिया, 1% का फॉर्मूला। अब इस समूह में हम 6 लोग हैं। मैं, मेरा मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक शीर्ष भौतिक विज्ञानी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक और इससे शायद आपको हैरानी नहीं होगी कि एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। चिंता ना करें, इस समूह में कोई बैठकें या गोपनीय रस्में नहीं होती हैं। आप इसे क्लब जैसा मान सकते हैं। हम आप जैसे लोगों को इसमें शामिल करते हैं जो अपने जीवन में परिवर्तन करने को तैयार हैं। मैं, कैन ने थोड़ी हैरानी से कहा, देखिए, मुझे गलत न समझें। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे एहसास हुआ कि कोच ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे भी इस समय तक पता नहीं था। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो मैं अपने समूह के बाकी लोगों से आग्रह करूँगा कि वे आपको उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी आदतें छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस कड़वी गोली पर शक्कर की चाशनी नहीं लपेट रहा हूँ। रास्ते में चुनौतियाँ आएंगी। वे बच्चे और अभिभावकों के समूह के पास पहुँच गए, जो अब छटने जा रहे थे। कैन, अभी कोई जवाब न दें, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें, जिम ने कहा, और वे एक अन्य अभिभावक से बात करने चले गए। कैन ने जैक और उसके सबसे अच्छे मित्र को कार में बैठाया और कहा कि रास्ते में बर्गर की पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। बच्चे अंदर बैठ गए और कैन दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी जिम कार के पास आ गए। कैन ने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद कोच, आपने मुझे सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ दे दिया है। आपका स्वागत है। मैं आपको यह देना चाहता हूँ। जिम ने उसे एक बिजनेस कार्ड थमाया। अगर आप निर्णय लेते हैं कि आप तैयार हैं तो मुझे फ़ोन कर दें। यकीन माने, यह वाकई बेहतरीन यात्रा है।